हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइंस विद खुलेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अंतर्गत एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है आपका हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़कर आ चुके हो। क्लास 6 से लेकर 9 तक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ चुके हो। साइंस में पढ़े हो, ईवीएस में पढ़े हो, सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अंतर्गत थोड़ा मोड़ा इसको पढ़ाया जाता है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। इतना क्लियर है? चलो, तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं उसको जानने से पहले हमको पर्यावरण समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? पर्यावरण। तो आप जानते हो पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का वातावरण, जो आपको अपने आसपास में दिखाई दे रहा है। कुछ जीव जो सांस लेते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, वो जैविक में आते हैं। जो सांस नहीं लेते हैं वो अजैविक होते हैं। उनके मध्य जो संबंध होते हैं, इन्हीं सब संबंधों का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। और पारिस्थितिक ऊर्जा का जो प्रवाह है, जो इकोसिस्टम है, उसमें एनर्जी का फ्लो किस प्रकार होता है उसको हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोग को। अब वीडियो को लास्ट तक देखोगे भाई, तभी समझ में आएगा ना। बीच में स्किप कर दोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं और किस प्रकार उसमें जीवों की जो संबंध पाया जाता है, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपका इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को जो शब्द है पहली बार आपका 1935 में A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, आया समझ में? पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, जो इकोसिस्टम जो शब्द है, सर्वप्रथम किसने दिया था आपका? 1935 में A.G. टेंसले। अब A.G. टेंसले ने 1935 में बताया कि इकोसिस्टम शब्द है। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब यह है कि जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु और हमारे चारों तरफ के वातावरण के मध्य संबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अर्थात पर्यावरण के मुख्य 2 घटक होते हैं, आप लोग जानते हो, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक पेड़ पौधे जीव जंतु जिसमें आते हैं। अजैविक घटक जो वातावरण होते हैं, बाहरी वातावरण होते हैं, वो आते हैं। तो इनके बीच में जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं आपका पारिस्थितिक तंत्र। इसे सर्वप्रथम बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था A.G. टेंसले 1935 में। अब A.G. टेंसले ने जो शब्द दिया पारिस्थितिक तंत्र, वो कहां से आया? आपका इकोलॉजी से आया है। कहां से आया? आपका इकोलॉजी से। अब इकोलॉजी कहां से आया? देखो भाई, इकोलॉजी जो होता है आपका, ये 1869 में अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इकोलॉजी जो शब्द है किसने दिया था? आपका 1869 में अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इसका मतलब क्या? देखो, इसके 2 शब्द हैं। इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका इको, दूसरा आपका लोगस। ठीक है, इको आपका यूनानी भाषा है, याद रखना। क्या कौन सा भाषा है आपका? यूनानी। ठीक है, तो इको मतलब घर होता है, लोगस मतलब अध्ययन, अर्थात घर का अध्ययन, अर्थात हमारे चारों तरफ वातावरण में पाए जाने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य संबंध को ही इकोलॉजी कहते हैं, और उसी को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र सिस्टम आया है, सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिस्टम आया है, और पारिस्थितिक माने परिस्थिति, कहने मतलब यह है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह छोटे से लेकर बड़ा होता है, अर्थात समय के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में संबंध होता है, उनका रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों जो हैं, अजैविक घटक जैविक के बिना और जैविक घटक अजैविक के बिना नहीं रह सकते। दोनों को अपने कार्य प्रणाली को चलाने के लिए एक दूसरे की हेल्प चाहिए रहता है। ठीक है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के मध्य संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसी को हम पर्यावरण भी कह सकते हैं। आए समझ में? क्लियर हो चुका है? चलो, अब यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं परिभाषा की, जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण। जैविक घटक में कौन कौन आएंगे आपको? देखो, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे,
जंतु, ये सब किसमें आएंगे आपका जैविक घटक में आते हैं। जो जीव के जिसमें गुण पाए जाते हैं, सांस लेने का, प्रजनन करने का, ये सब चीज गुण किसमें पाया जाता है आपका जीव जंतु पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो जो जैविक घटक होते हैं और जो अजैव घटक, अजैव घटक में आपको वातावरण आएगा, ठीक है, वातावरण अजैविक घटक जिसमें आपको कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ हम लोग डिटेल में समझेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग इतना याद रखना है कि जैव घटक और अजैव घटक के मध्य संबंध को परितंत्र, परितंत्र को क्या बोलते हैं आप लोग पारिस्थितिक तंत्र, वही है, ठीक है। तो सिंपल चीज है, आपको बस इतना याद रखना है कि पर्यावरण के दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जो जीव होते हैं और जो अजैविक घटक निर्जीव होते हैं, समझो दोनों के बीच की जो संबंध होता है उसी को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और ये जैविक घटक और अजैविक घटक पर्यावरण के दो मुख्य घटक होते हैं, अर्थात इन्हीं दोनों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। अब पाठ का नाम हमारे पास क्या है आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जैविक घटक से ऊर्जा किस प्रकार चलता है अजैविक घटक में, अजैविक घटक से ऊर्जा किस प्रकार चलता है जैविक घटक में, और जीवों के मध्य जो ऊर्जा होती है वो ट्रांसफर किस प्रकार होता है, फ्लो किस प्रकार होता है। क्योंकि सभी का मुख्य केंद्र क्या है आपका ऊर्जा। ऊर्जा को जब तक आप लोग समझ में इसमें नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं समझोगे, ठीक है। अब आप लोग जानते हो प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब तो सुने हो आप लोग, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो इकोसिस्टम के मुख्य दो भाग होते हैं, बता चुका हूं आप लोग को। पहला आपका जैविक घटक, दूसरा आपका अजैविक घटक। इतना क्लियर है। मैं सब परिभाषा भी लिखा हूं आप लोग को, जैविक घटक किसको बोलेंगे, अजैविक घटक किसको बोलेंगे। बाकी आप लोग सिंपल समझो कि जैविक घटक में जंतु, पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं जिसमें जीवन की गुण पाया जाता है, जीव के समान गुण पाया जाता है। अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं, ठीक है, बाहरी वातावरण। अब देखो यहाँ पर जो जैविक घटक होते हैं जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो इसको तीन भागों में फिर बांटा गया है, तीन भागों में फिर बांटा गया है। तो पहले आता है आपका उत्पादक। उत्पादक को अंग्रेजी में बोलते हैं आपका प्रोड्यूसर, जो भोजन को उत्पादित करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं क्या होते हैं उत्पादक होते हैं, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको बोलते हैं जो उत्पाद करते हैं, सामान, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस सामान को उपयोग करने वाले को उपभोक्ता बोलते हैं, इसको अंग्रेजी बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद अपघटक, जो पदार्थ बच जाता है उसको सड़ाने गलाने काम कौन करते हैं आपका अपघटक करता है, ठीक है। डिकम्पोज आया समझ में, डिकम्पोज करते हैं उसको, फिर से गलाना, क्या करते हैं गलाते हैं, जो फिर से कहाँ चला जाता है अजैविक घटक में चला जाता है। तो ये देखो यहाँ पर जैविक घटक के मुख्य तीन भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अजैविक घटक के फिर मुख्य तीन भाग होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब जो अकार्बनिक होता है उसमें कोई कार्बन नहीं होता है, ठीक है। रासायनिक पदार्थ रहते हैं पर यहाँ कोई कार्बन नहीं होता। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें कार्बन होता है। कार्बन चक्र हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे, जिसमें नाइट्रोजन चक्र आएगा, इसमें कार्बन चक्र आएगा, सब सीखेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद तीसरा आपका जल वायवीय कारक, इसमें आपको क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जो जलवायु होते हैं उसके द्वारा क्या होता है आपका परितंत्र में परिवर्तन आता है। जलवायु में परिवर्तन, पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन, ये छोटा से बड़ा होता है, बड़ा से छोटा भी होता है, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक के जो संबंध होते हैं वही परिवर्तन नहीं होता है, वही संबंध रहेगा, ठीक है, वही संबंध रहेगा। केवल वहां की परिस्थिति, वहां की भौगोलिक स्थिति परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको बोला गया है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो चलो अब इसको समझते जाते हैं। उत्पादक किसे कहेंगे, उपभोक्ता किसको बोलेंगे, अपघटक किसको बोलेंगे, एकदम सरल है। फिर अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक। उसके बाद हम लोग चलेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में, फिर ऊर्जा का प्रवाह पढ़ेंगे, फिर जीव भार पढ़ेंगे, इस प्रकार कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग अभी उत्पादक के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपका जैविक घटक। अब हम देखते हैं उत्पादक के बारे में, क्या देखते हैं उत्पादक के बारे में देखते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस करने वाला होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ को निर्माण करने वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पर्यावरण, तो यहाँ पर भोजन संबंधित होता है, पोषण होता है। तो भोजन निर्माण करने वाले जो चीज है, जो जैविक घटक हैं, वो क्या करता है आपका प्रोड्यूसर या उत्पादक कहलाते हैं। इसमें वे समस्त हरे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं आपका समस्त हरे पेड़ पौधे आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा,
ठीक है। पौधों में हरे रंग के पौधे जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, भोजन का निर्माण होता है। तो संसार में उपस्थित जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सब के सब उत्पादक कहलाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो आप लोग इसके बारे में सुन ही ले हो, है ना। उत्पादक किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, इनमें समस्त हरे पेड़ पौधे आते हैं। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको आप लोग जानते भी हो, है ना। तो भोजन बनाने की क्षमता होता है, समस्त पेड़ पौधे आते हैं जिन्हें भोजन बनाने क्या होता है, क्षमता होता है। स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। इसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो अपना भोजन जो बनाते हैं बिना किसी की सहायता से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपका उत्पादक, जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो उपभोक्ता। उपभोक्ता माने क्या होता है आपका, कंज्यूमर, जो उत्पादक जो वस्तु बनाया, जो सामान बनाया, उसको उपयोग करने वाले जो होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, उपभोक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर अंग्रेजी में, ठीक है, कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, कंज्यूमर। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उपभोक्ता क्या होते हैं, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वह किससे लेता है अपना भोजन, उत्पादक से लेता है। समझो, अपना पालन पोषण करने के लिए, जीवित रहने के लिए, हर जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो देखो यहाँ पर उपभोक्ता जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। ये किससे लेता है, आपका उत्पादक से। उत्पादक ऐसा होता है, ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। उपभोक्ता क्या हो गया कि वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, अर्थात उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ये परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब दूसरे पर आधारित होता है, समझो, दूसरे पर निर्भर करता है। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। देखो यहाँ पर परपोषी को कहने मतलब यहाँ पर उपभोक्ता को, ठीक है, वही है। अब बस यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और तीसरा होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, बहुत ही सरल है। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो डायरेक्ट अपने भोजन कहाँ से लेता है, उत्पादक से लेता है, घास से लेता है, घास खा के, ठीक है, पेड़ पौधे पत्ते भी खाते हैं। कहने मतलब यह है कि वे शाकाहारी जीव आते हैं जो अपना भोजन डायरेक्ट कहाँ से लेता है, आपका उत्पादक से लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं। कौन आते हैं, आपका शाकाहारी जंतु। इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जो अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं वो सब के सब किसमें आता है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, जिसको शाकाहारी जंतु भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उदाहरण देखो, गाय, ठीक है, गाय घास खाती है, क्लियर है। भैंस डायरेक्ट पौधे से लेगा अपना भोजन। बकरी और आपका हिरण आदि, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि, ये सब किसके उदाहरण है, प्राथमिक उपभोक्ता। इसको याद भी रखना है, ठीक, उदाहरण को, क्योंकि अभी खाद्य श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे तो अब समझ में आता जाएगा और डिटेल में समझ में आता जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को इतना याद रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो अपना भोजन डायरेक्ट किससे लेते हैं, उत्पादक से लेते हैं, ठीक है, उत्पादक को खाते हैं, समझो। उसके बाद देखो द्वितीयक उपभोक्ता, ये भी एकदम सरल है। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं, वे जीव आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी से प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेता है, आपका शाकाहारी से। शाकाहारी अपना भोजन कहाँ से लेता है, उत्पादक से। इतना क्लियर है, बन जाएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता किसके ऊपर आधारित है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता के आधार पर, समझो। अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता के जो जीव जंतु होते हैं अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से लेते हैं। कहने मतलब है द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, समझो, पोषण के रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सांप, ठीक है, सांप यहाँ पे जानते हो छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, टिड्ढा के रूप में होते हैं, जो आपको क्या होते हैं, उत्पादक को डायरेक्ट खाते हैं, उनको सांप भी खा लेता है। इतना क्लियर है। छिपकली, ये भी क्या होता है, आपका छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खाता है। मेंढक भी आपका प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। मैना आदि, ये सब किसमें आता है, आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। इतना क्लियर है, बन जाएगा। चलो उसका देखो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं, ये उच्च श्रेणी के होते हैं, ठीक है, जो द्वितीयक श्रेणी अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता और आपका प्राथमिक दोनों को खाते हैं, समझो। तृतीयक उपभोक्ता में वे जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन
प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों से लेते हैं, समझो दोनों को खा जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें द्वितीयक श्रेणी के जंतुओं को खाने वाले जंतु आते हैं। ठीक है, द्वितीयक श्रेणी अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, यह मांसाहारी होता है। क्या होता है आपका? मांसाहारी होता है, जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए इसमें क्या है आपका? शेर, चीता, गिद्ध आदि। ठीक है, शेर आपका मैना को भी खा सकते हैं, छिपकली मेंढक को भी खा लेते हैं, गाय भैंस को भी खा लेते हैं, जानते हो, बकरी हिरण को भी आप लोग डिस्कवरी में देखे हो। ठीक है, चीता ये भी आपका बकरी हिरण है ना। गिद्ध सांप को खाता है, किसको खाता है आपका? सांप को खाता है गिद्ध। ठीक है, और मांसाहारी होता है, मांस को भी खाता है, जहां पर जीव जंतु मरे रहते हैं उसको मांस को भी खाता है। वो मछली को भी तालाब से उठा लेता है, इतना ताकतवर होता है ना, वो इतना चतुर होता है। ये कौन आपका? गिद्ध मांसाहारी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्पादक उपभोक्ता। उपभोक्ता के यहाँ पर प्रकार है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक। प्राथमिक में फिर से बता देता हूँ, उदाहरण है गाय प्राथमिक का, भैंस, बकरी, हिरण जो डायरेक्ट उत्पादक को खाते हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, सांप, छिपकली, मेंढक है ना, गिरगिट भी आता है इसमें, मैना। गिरगिट देखे हो जो रंग बदलता रहता है, नहीं देखे हो तो स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन में देख चुके हो। चलो उसका देखो यहाँ पर उदाहरण, अब देखो तृतीयक उपभोक्ता में क्या है? तृतीयक में शेर, चीता, गिद्ध आदि ये जब होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। इसके बाद देखते हैं अपघटक। मेरे ख्याल से आपको उत्पादक समझ में आ चुका है, उपभोक्ता समझ में आ चुका है। अब देखते हैं अपघटक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जैविक कारक याद रखना। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे अजैविक घटक या अजैविक कारक। अब देखते हैं अपघटक के बारे में। ठीक है, डीकम्पोजर। ठीक है, अपघटक के बारे में क्या करता है? अपघटक क्या होते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया, कवक ये सब होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, समझो। जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको सड़ाने गलाने काम कौन करता है? आपका अपघटक करता है, डिकम्पोज करता है। और जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको अपघटन करके सरल सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है? तोड़ देता है। जो फिर से क्या होते हैं? चक्र चलता है, जो फूट का जो चक्र होता है उसमें वो चलता रहता है। उसको बाद में समझाऊंगा। अपघटक इसको समझ में आ चुका है। अपघटक पे क्या होते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया, कवक होते हैं, सूक्ष्म जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, है ना, जो मरे हुए जीवों का अपघटन कर सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इसमें कवक और जीवाणु सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव समझते हो ना, कवक, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, है ना। उदाहरण देखो यहाँ पर कवक और जीवाणु। तो अपघटक में ज्यादा आपको जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एकदम सिंपल है, बस इतना याद रखना। अपघटक में छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु, कवक इत्यादि आते हैं जो मरे हुए जीवों का अपघटन करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको तोड़ देते हैं, जो फिर से हमारे क्या करते हैं? ऊर्जा का प्रवाह करता है आपका पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, जब मैं आपको साइकिल समझाऊंगा तो आपको समझ में आता जाएगा। केवल अपघटक में आपको इतना याद रखना है कि अपघटक में छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया होते हैं जो पदार्थों को, जो जीव होते हैं, ठीक, वो भी पदार्थ ही समझो, जो जीव होते हैं उनको सड़ाने गलाने काम करता है और कार्बनिक पदार्थों को, माने जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने कार्य करता है, जो जीवों के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अर्थात ऊर्जा की प्रवाह के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल पढ़ेंगे तो ये समझ में आता जाएगा। केवल आपको अपघटक समझ में आ चुका है क्या होता है, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो उत्पादक समझ में आ चुका है, उपभोक्ता समझ में आ चुका है, अपघटक समझ में आ चुका है, अर्थात जैविक घटक पूरा समझ में आपको आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं अजैविक घटक। ठीक है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और आपका जलवायु कारक, तो तीनों चीज को जब समझ लेते हैं फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, फिर आने वाली वीडियो का वेट करना है। क्लियर है? चलो देखते हैं हम लोग अजैविक कारक। क्या देखते हैं? आपका अजैविक कारक, नाम से स्पष्ट है, निर्जीव वस्तु। ठीक है, जिसमें कोई जीव नहीं होते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ, एकदम सरल है। लिखने का मतलब ये है कि समय की बचत हो सके और नोट्स बनाने आपको सरल हो सके, इसीलिए पहले से लिख कर वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें निर्जीव वातावरण आता है। पहले बोल चुका हूं कि पारिस्थितिक तंत्र, जैविक घटक और अजैविक घटक में जो संबंध होता है, तो जैविक घटक में पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, आप जानते हो। अजैविक घटक में बाहरी वातावरण आता है, उसी को बोला गया है यहाँ पर निर्जीव वातावरण आता है, जो सजीव घटकों का नियंत्रण करते हैं। किसका करते हैं? सजीव घटक और जैविक घटक का नियंत्रण करते हैं। पहले बता चुका हूं कि निर्जीव अर्थात आपका अजैविक घटक
जैविक घटक के बिना अधूरा है, जैविक घटक अजैविक घटक के बिना अधूरा है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तभी एक परितंत्र, तभी एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो आपका अजैविक कारक होता है, इसमें निर्जीव वातावरण आते हैं, वायु, हवा, पानी, जल इसमें आते हैं। जो सजीव को देखो, यहाँ पर पानी नहीं रहेगा तो सजीव जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। इसलिए एक दूसरे में क्या होता है? संबंध होता है। ये घटक देखो क्या क्या होते हैं इसमें, वायु रहेगा तभी जीव विकास करेंगे, तभी उनके मध्य भोजन का निर्माण होगा, तभी उसमें ऊर्जाओं का परिवहन होगा। जल, जीवों के विकास के लिए जल बहुत जरूरी है। खनिज, उनके विकास के लिए खनिज जरूरी है। प्रकाश, ताप, प्रकाश से भोजन का बनाएंगे पेड़ पौधे, लोग प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश नहीं रहेगा तो कहाँ से कर पाएंगे? एक निश्चित ताप की जरूरत होती है। और नमी, पेड़ पौधे को उगने के लिए, विकास करने के लिए जीव जंतु को ताप और नमी की भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए अजैविक कारक जो होते हैं वो जैविक कारकों को नियंत्रण करने वाला होता है, इसीलिए उनके बीच में एक गहरा संबंध पाया जाता है। संबंध मेरे ख्याल आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अजैविक कारक है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है पदार्थ के रूप में। पहला देखो यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन होता है, और उसके बाद जलवायवीय कारक। तो यहाँ पर पहले देखते हैं आपका अकार्बनिक पदार्थ। देखो यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ, इसमें मृदा में, ठीक है, फास्फोरस, गंधक माने सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि लवण, ठीक है, जल तथा गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल होते हैं, ठीक है। ये सभी चीज क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं अकार्बनिक पदार्थ में, ठीक है। इसमें मृदा, फास्फोरस, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि लवण, जल तथा गैस, है ना, गैस के रूप में क्या होगा? ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। किसका? अकार्बनिक पदार्थों में, जो जीवों के विकास के लिए, जीवों के भोजन निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। आया समझ में आ चुका है। जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। पेड़ पौधों के विकास करने के लिए क्या चाहिए? आपका नाइट्रोजन चाहिए। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इतना क्लियर है। पेड़ पौधे उगने के लिए क्या चाहिए? मृदा चाहिए। उनको विकास करने के लिए फास्फोरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? जीवों के विकास के लिए हेल्प करते हैं, समझो, इसीलिए इसमें गहरा संबंध पाया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, ये मृतक जंतुओं एवं पौधों के शरीर से प्राप्त होता है। हमारे शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब पाए जाते हैं। तो जीव जंतु मरते हैं तो वहां से जो कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं उसका उपयोग क्या करते हैं? आपको यूरिया, ह्यूमस बनते हैं। जीव मरते हैं या पेड़ पौधे सड़ते हैं, देखना परत बन जाते हैं मिट्टी के ऊपर में, फिर वहां पर उपजाऊ बनता है मिट्टी, क्योंकि वहां पर ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। यूरिया कहाँ से आया भाई? पेड़ पौधे में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिया का भी निर्माण करता है, जो जीवों के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए यहाँ पर जैविक कारकों को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? अजैविक कारक। इसे दोनों बीच में गहरा संबंध पाया जाता है। दोनों के बिना एक दूसरे अधूरे हैं, समझो। उसके बाद जलवायु कारक, देखो जलवायु कारक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवों के विकास के लिए, पोषण के लिए, पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के प्रवाह के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ताप और प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। ताप चाहिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वायु चाहिए जीव को सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए, ये सब इसमें शामिल होते हैं जलवायु कारक में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैविक कारक और अजैविक कारक, अर्थात जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैविक कारक हमने देखा, उत्पादक, समस्त हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता जिसको उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब घटक जो सड़े पदार्थों को सड़ाता गलाता है और डिकम्पोज करता है फिर से, ठीक है। ऐसे में पुनः चक्रण होता है। जब आपको मैं कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र पढ़ाऊंगा, एक खाद्य श्रृंखला पढ़ाऊंगा तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार रिवाइंड करके देखो, वीडियो में कमेंट करो, ताकि और बेटर से बेटर आपको मैं समझा सकूं, और इसको नोट्स बनाते जाओ और अपना एग्जाम की भी तैयारी साथ में करते जाओ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।